नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहां पर करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और हमारा डिस्कशन जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ठीक है, केवल हम फैक्ट पे बात नहीं करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर बता दिया। उससे रिलेटेड जो भी डायमेंशंस होंगे उनको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारी पहली सीरीज़ है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस इन पर एक वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सुधन क्या है। तो सुधन के बारे में बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है देखें। गुजरात के आनंद जिले में कार्यरत एक महिला सहकारी समिति है, या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जैव स्लरी आधारित ऑर्गेनिक उर्वरक ट्रेडमार्क है। दमन एवं दीव में सहकारी दुग्ध समिति का दुग्ध ब्रांड है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। देखिए, यहाँ पर गुजरात में आनंद जिले में ही एक महिला सहकारी समिति काम कर रही है, जिसने क्या किया है, एक ऑर्गेनिक उर्वरक का निर्माण किया है। और इसी ऑर्गेनिक उर्वरक का जो ट्रेडमार्क नाम है वो क्या है, शुधन है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश क्वेड में शामिल नहीं है। तो आप जानते हैं ये जो क्वेड है उसमें 4 देश हैं, और इसमें यहाँ देख सकते हैं दक्षिण कोरिया इसका हिस्सा नहीं है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और चौथा देश कौन सा है, यूएसए। केवल देखिए, जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन अब थोड़ा सा वो डीप जा कर के पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेड के देशों के नाम जान लेने से आपका क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। इंडिया हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जापान, और यहाँ पर साउथ अमेरिका। ठीक है, यूएसए। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर बात करें, क्वेड है क्या, तो क्वेड क्या करता है, क्वेड ने जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर एक टर्म आता है, आप इसको ध्यान से देखें, इंडो पैसिफिक इसको बोला जाता है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में इन देशों का एक साझा हित है, और क्वेड एक मंच प्रदान करता है इन देशों को अपने हितों को साझा करने के लिए, उन मुद्दों पर बात करने के लिए। क्लियर है। क्वेड की जो अवधारणा है वो 2007 में ही शिंजो अबे ने रखी थी फर्स्ट टाइम, लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था चाइना के वजह से। ठीक है, और फिर फाइनली जाकर के जब मनीला में आसियान का समिट हुआ था, तब वहाँ पर इस अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ, ये 24 सितंबर की फ़ोटो है, 24 सितंबर 2021। अभी जब प्रधानमंत्री जी यूएसए गए थे, तो यहाँ पर ये जापान के प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और यूएस प्रेसिडेंट, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन पीएम। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, और योशिहिदे सुगा, इनका क्या नाम है देखिए, आप देख सकते हैं। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर सुगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। ये लोग पहली बार मिले हैं, मतलब कि पर्शियन क्वाड लीडर्स है एक तरीके से। ठीक है, समिट है ये, और ये हुआ है 24 सितंबर को। कहाँ पर, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी में। देखिए, एक बार वर्चुअल समिट हो चुकी है, लेकिन पहली बार ये नेता आपस में मिल करके व्हाइट हाउस में ये बैठक कर रहे हैं। ये क्वाड के लीडर्स हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। गुपकार अलायंस के बारे में बताना है आपको। गुपकार अलायंस निम्न में से किससे संबंधित है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए संविधान के आर्टिकल 370 का दर्जा प्रदान करना, मतलब जो 370 को सरकार ने संशोधित किया है, एक तरीके से पूरा हटाया नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 370 का कुछ हिस्सा हटाया गया है, आर्टिकल क्लॉज 1 उसका बाकी है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, और क्या, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करना, या केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख को मिला करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। तो देखिए, इसमें वो लीडर्स हैं जो इस 370 हटाने से किसका नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा, तो जो अपने आप को कश्मीर का मालिक समझा करते थे, जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ठीक है, महबूबा मुफ्ती। तो इन लोगों को काफ़ी धक्का लगा, तो इन लोगों ने एक अलायंस बनाया जिसको गुपकार अलायंस कहते हैं, और इन्हीं लोगों ने अपनी एक डिमांड रखी जिसको गुपकार घोषणा कहा जाता है। तो ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाए, आर्टिकल 370 को फिर से शामिल किया जाए, मतलब जिन प्रावधानों को संशोधित किया गया है, मतलब स्पेशल स्टेटस को फिर से लागू किया जाए जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कौन कौन से हैं। JKNS, PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, CPI-M भी इसी में शामिल है। और ध्यान रखना, अभी जब जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ था, तो इसी गुपकार अलायंस को 280 में से 102 सीट प्राप्त हुई थी। ठीक है, गुपकार अलायंस। आगे चलते हैं।
रूस के सहयोग से भारत में विकसित एवं विनिर्मित ब्रह्मोस मिसाइल का कौन सा प्रारूप भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो रूस और भारत के सहयोग से बनाई जा रही है। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कोवा नदी, इन दोनों के नाम को मर्ज करके ब्रह्मोस नाम रखा गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पे देखते हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली थल सेना के पास है, तो ये बिल्कुल सही है। थल सेना के पास जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है वो है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पर लगाई गई उच्चीकृत ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, तो ये एयरफोर्स के पास भी है जो कि सुखोई 30 से लॉन्च की जा सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। और यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नवल प्रारूप, ठीक है, नवल वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो ब्रह्मोस है वो आर्मी के पास भी, एयरफोर्स के पास भी और नेवी के पास भी, तो हमारी सेना के तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने की अब कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपके जो आंसर होंगे वो 1, 2, 3 सभी सही हैं। यहाँ पर केवल ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और भी डिटेल जाना पड़ेगा। 2006 में इसको सर्विस में है और इसको यूज़ किया जाता है इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के द्वारा। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो DRDO, हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो रूस की संस्था है NPO, और देखिए मसीनो इस्त्रो एनिया, ठीक है, रसियन नाम है। आगे देखें तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट होती है वो $2.75 मिलियन होती है। अब यहाँ एक देख सकते हैं कि इसका इंजन जो है उसमें 2 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, और जबकि सेकंड इंजन स्टेज जो है वो लिक्विड है और उसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रैमजेट इंजन का। आगे चलते हैं तो यहाँ पर बस ठीक है। और अगर बात करें रेंज की, तो रेंज इसकी लगभग 290 किलोमीटर तक है। हालांकि इसको बढ़ा करके 400 किलोमीटर तक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य है। प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल पहल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अभी भी कोई बैंक अकाउंट नहीं था। इससे क्या होता था, वो बैंकिंग प्रक्रिया से खुद को जोड़ नहीं पा रहे थे। और इसी वित्तीय DBT, अभी आपने देखा और सुना होगा DBT के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कोविड के टाइम में लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजने में ये पहल बहुत काम आई, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया। तो इससे क्या हुआ, सरकार को उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा समस्या नहीं आई, जो भी 500-1000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ पर आगे देखें, योजना के अंतर्गत सभी सक्रिय खातों पर बिना कोलेट्रल के संपार्श्विक मुक्त रुपये 10,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। 10,000 रुपये का लोन लिया जा सकता है बिना किसी सिक्योरिटी के। ठीक है, अक्सर बैंक जो होते हैं वो कोई सिक्योरिटी मांगते हैं ना, तो अगर जनधन योजना है तो उसमें 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, 18 से 65 साल का कोई भी नागरिक इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकता है, ये भी सही है। या इसका जो उद्देश्य है, इसका फोकस क्या है, एवरी अनबैंक्ड हाउस होल्ड, मतलब कि ऐसा गृहस्थी जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इसको कन्वर्ट करना किससे, यहाँ पर ध्यान से देखें, एवरी अनबैंक्ड एडल्ट, मतलब कि बैंकिंग सेवा से कोई भी वयस्क वंचित ना रहे। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अगर लेटेस्ट बात करें सितंबर तक की, 15 सितंबर का डेटा है जो सरकार की वेबसाइट से मैंने लिया, यहाँ पर लगभग अब तक जनधन योजना में 4341 करोड़ बेनिफिशरीज़ का अकाउंट खुल चुका है। ठीक है, और इसमें जो पैसा है वो आप डेटा देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में चीनी का उत्पादन करने वाले 4 राज्य घटते क्रम में आपको बताना है। ठीक है, घटते क्रम में तो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि यूपी में चीनी सबसे ज़्यादा होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल में एंड लास्ट कर्नाटका में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण होगा वो कहाँ पर होगा, ये आप होगा हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर, हरियाणा में। चलिए थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। 2018 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था वो कहाँ हुआ था, और ये पहला था, ठीक है, ये दिल्ली में हुआ था। दूसरा कहाँ पर हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। और तीसरा जो हुआ था वो गुवाहाटी असम में। चौथा जो होना था वो 21 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये होगा पंचकुला हरियाणा में 2022 में। ठीक है, चलिए
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया था 2018 में, तो वो था हरियाणा। सेकंड जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसमें महाराष्ट्र टॉप पर था, और थर्ड वाले में भी महाराष्ट्र टॉप पर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कॉवर्ट ऑपरेशंस। रॉ आप जानते हैं भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो ये किताब किसकी है? ये किताब है यतीश यादव की। ये जो यतीश यादव हैं ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। ठीक है, और विरल आचार्य के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने किताब लिखा यतीश यादव ने, ये रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कॉवर्ट ऑपरेशंस। तो इसमें रॉ के अभियानों के बारे में बताया गया। विरल आचार्य आप जानते हैं कि ये अभी उप गवर्नर है, डिप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, है नहीं बल्कि थे। ठीक है, 2017 से 2019 तक। और एस जयशंकर आप जानते हैं ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, पहले ये फॉरेन सेक्रेटरी थे। आगे चलते हैं। वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हेतु किस संस्था को चुना गया? अच्छा हाँ, एक नाम यहाँ पर जो निरुपमा यादव का लिखा हुआ है, इनके बारे में जान लीजिए, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन पूछ दें क्योंकि बनारस से इनका संबंध थोड़ा सा है। जैसे इन्होंने किताब लिखा था विशेष कोड टू विन, क्या नाम किताब का नाम है? विशेष कोड टू विन। ठीक है, ये जो किताब है ये भारत के सबसे युवा जो बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हैं उनका नाम है विश्वेश भृगुवंशी। ठीक है, विश्वेश भृगुवंशी, इनकी जीवन पर आधारित किताब है जो अभी मैंने बताया कि विशेष कोड टू विन। तो ये वाराणसी से संबंध इनका है, विश्वेश भृगुवंशी का। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस संस्था को चुना गया? नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में है 2020 का। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये 1961 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन की एक फूड असिस्टेंट ब्रांच है, और ये दुनिया में कहीं पर भी पूरी दुनिया में ये काम करती है हंगर और फूड सिक्योरिटी। ठीक है, हंगर को ख़त्म करने, भूख को ख़त्म करने और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए संस्था काम करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल एनजीओ है। WHO की बात करें यहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, 1948 में 7 अप्रैल को, ध्यान रखना 7 अप्रैल। ठीक है, और यहाँ पर बात करें, एक छूट गया, हाँ वर्ल्ड फूड हो गया। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पीस, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं नोबेल पीस के बारे में, जो नोबेल प्राइज़ होता है उसके बारे में। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सबसे पहले जान लें कि किन के नाम पर ही रखा गया नोबेल पुरस्कार। तो अल्फ्रेड नोबेल वाज ए स्वीडिश केमिस्ट। ठीक है, स्वीडन के थे इनका संबंध, इंजीनियर, केमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और डायनामाइट के आविष्कार के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। तो बाद में इन्होंने अपनी वसीयत लिखा था और वसीयत में कहा था कि जो भी मेरी संपत्ति से अर्निंग होगी वो दान में दे दी जाए। ठीक है, जो नोबेल प्राइज़ है वो पहली बार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। ठीक है, किस लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो ऐसा कंट्रीब्यूशन किसी ने किया हो जो पूरी मानवता के लिए क्या रहा हो, सबसे बड़ा फ़ायदा पहुंचाया हो मानवता को, पूरी मानवता के लिए। तो यहाँ पर जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी की हम मेडिसिन भी बोलते हैं, और लिटरेचर एंड पीस। ठीक है, लिटरेचर एंड पीस, तो 1 2 3 4 5 5 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार, और एक आ जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, कौन सी कंट्री नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड करती है? तो वो है स्वीडन। ठीक है, सारे प्राइजेज एक्सेप्ट पीस प्राइज़, और जो पीस प्राइज़ है वो देती है नॉर्वे। ये डिफरेंस आपको पता था पहले। देखिए, जो स्वीडन है वो सारे प्राइज़ देती है एक्सेप्ट पीस प्राइज़। क्लियर? अब यहाँ देख सकते हैं आप, प्रेजेंट कौन प्रेजेंट करता है? प्रेजेंटेड बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए है। अगर फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात करें तो आप देख सकते हैं नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये मेडिसिन के लिए। स्वीडिश एकेडमी देती है लिटरेचर के लिए, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है पीस के लिए, और यहाँ पर है एस्वेरिज रिक्स बैंक इकोनॉमिक्स के लिए देती है। ठीक है, और कितना मिलता है इसमें पैसा वगैरह? तो आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल मिलता है और एक डिप्लोमा, और यहाँ पर एक मॉनेटरी अवार्ड मिलता है जो कि होता है लगभग 10 मिलियन SEK, ये वहाँ की स्वीडन की मुद्रा है। ठीक है, और इसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये लगभग इतना होता है, 11,45,000 डॉलर के आसपास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट अवार्ड 1901
और अब तक कितने लोगों को नोबेल मिल चुका है, तो यहाँ पर 603 प्राइज़, 962 लॉरिएट्स, ठीक है। 2020 तक लगभग 603 जो प्राइज़ है वो दिया जा चुका है। आगे चलते हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ए प्रॉमिस्ड लैंड। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। इन्होंने जो कार्यकाल इनका था 2009 से 17 तक, ठीक है, 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। और आपको पता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल होता है, ठीक है। तो 2009 से 13 और 13 से 17, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बने और फिर कौन बना यहाँ पर? बाइडेन, ठीक है, बाइडेन। तो यहाँ पर क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आसियान के 10 कुछ अन्य देशों के बीच एक स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ जिसको RCEP के नाम से जाना जाता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। और इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? जब भारत शामिल इसमें होना था भारत को, तो कुल मिलाकर के कितने देश हो गए थे? 16। लेकिन अब कितने देश हैं इसमें? 15, क्योंकि भारत की अपनी चिंताएँ थी, कंसर्न थे। और ये आपका मेंस का टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो आपको मेंस के दृष्टिकोण से इसको देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन 15 देशों के नाम: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाइना पूरा मैप दिया गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, पूरा साउथ ईस्ट एशिया आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप चाइना जोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया जोड़ दीजिए और जापान जोड़ दीजिए और साउथ कोरिया जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 10 मेंबर वो हैं और 5 ये हो गए, तो टोटल मिला के कितने हुए? 15। क्लियर। आगे चलते हैं। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसका आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात हो रही है, तो इसकी थीम क्या थी? देखिए यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। 106, 107, 108, कई बार PCS ने क्या किया है, पीछे जा कर के क्वेश्चन पूछ दिया है। उसको 2020 का 21 का पूछना चाहिए, तो वो जा कर के पूछेगा 2016, 17, 18, 19 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में जो हुआ था 106, ये हुआ था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जालंधर में पंजाब में है। और इसकी जो थीम थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट 2020 में जो हुआ बेंगलोर में, और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। और यहाँ पर जो 21 में हुआ नहीं, 2022 में जो होगा पुणे सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसकी जो थीम है वो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन, ठीक है, विद वुमेन। ये होगी जो 2022 में साइंस कांग्रेस होगा उसकी थीम है, ठीक है। तो यहाँ पर 107वां पूछा गया था, 107वां जो कि हुआ था कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? रूरल डेवलपमेंट। इसमें ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस किया गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में है, नागपोक सेकमाई, ठीक है, ये मणिपुर में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से, अब देखिए आप नंबर पे मत जाना, ठीक है, कि 29 के बाद 33 क्यों है, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चंस को ही लिया है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस समूह की महिलाओं को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2020 फोर्ब्स सूची में शामिल किया गया है? फोर्ब्स एक मैगजीन है और ये रिच लोगों की और सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी करती रहती है। तो यहाँ पर बताना है कि भारत की कौन कौन सी महिलाएं इसमें शामिल रही हैं। तो इसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शॉ, ठीक है, इन लोगों को शामिल इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको PM वाणी योजना के बारे में बताना है। PM वाणी, देखिए PM वाणी का पर्पस क्या है आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को PM वाणी नाम दिया गया है। फुल फॉर्म देखिएगा, पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। और यहाँ पर क्या बात बताई गई? इस तंत्र को अलग अलग निकायों के द्वारा समेकित रूप से परिचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसमें शामिल पब्लिक डेटा ऑफिस और पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटरों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट क्या है? इसका उद्देश्य सारे देश में मुक्त भाव से वाईफाई प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या है? यही है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, जो PM वाणी है इसको डिटेल आप देख लीजिए। PM वाणी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और जबकि यहाँ पर क्या है?
एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसमें जो सारे ऑप्शन आपके दिए गए वो करेक्ट। देखिए PMWADI का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लार्ज स्केल पे वाईफाई हॉटस्पॉट तैयार करना ताकि भारत में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके और डिजिटल एक्सेस को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, आपको पता है कि इस समय भारत में बहुत तेज़ी से जैसे डिजिटल पेमेंट है, बैंकिंग सेवाएं हैं, ये ऑनलाइन होती जा रही हैं सारी चीज़ें। तो और दूर दराज के इलाकों में क्या होता है, वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती नहीं, तो इसका पर्पस यही रखा गया कि जो गांव भी हैं वहाँ पर भी डिजिटल पेमेंट हो सके। हालांकि अब देखने को मिल भी रही हैं चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग 131। देखिए अभी 2019 से 19 वाले में 18 वाले में उसने पूछा था कि HDI के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो केवल रैंकिंग जानने से काम नहीं होगा, आपको इसका पैरामीटर्स भी देखना पड़ेगा। देखिए इसके डायमेंशंस कितने हैं, 3 हैं, और इंडिकेटर्स कितने हैं, 4 हैं। डायमेंशंस और इंडिकेटर्स ध्यान से देखना है। ठीक है, डायमेंशंस और इंडिकेटर्स। तो अगर देखें तो यहाँ पर डायमेंशंस में है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब एक अच्छा जीवन स्तर, ज्ञान, और यहाँ पर दीर्घ और स्वस्थ जीवन। अब अगर डायमेंशन की इंडिकेटर की बात करें तो आप कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी रहा है, उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अगर ये पता लगा ले कि कोई बच्चा जब पैदा हुआ है तो वो कितना जिएगा, इससे पता चल जाएगा कि उस देश में का जीवन स्तर कैसा होगा, मतलब स्वास्थ्य का जो स्तर है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नॉलेज का, तो नॉलेज के आधार पे 2 है यहाँ पर। ठीक है, देखें इसमें क्या होगा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब स्कूलिंग के माध्य वर्ष, और यहाँ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग के औसत वर्ष। यहाँ पर इससे ये पता चलेगा कि कोई बच्चा जो है वो अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितना जाता है और अमाध्य रूप से कितना जाता है। ठीक है, एडिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसी भी देश में लोगों के जीवन स्तर को पता लगाने के लिए कैसे होगा, तो यहाँ पर होता है पर कैपिटा इनकम, जिसको PPP मेथड पे निकाला जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड पे। ठीक है, और इसके लिए 3 इंडेक्स तैयार किए जाते हैं, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और इनकम इंडेक्स, और फिर फाइनली जा करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 21 दिसंबर 2020 को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये जो लीजन ऑफ मेरिट है आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तीनों लोगों को ये लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और ध्यान रखना यही वो राष्ट्र हैं जो क्वाड के मेंबर भी है, तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं क्वाड देशों के बीच में बढ़ता हुआ घनिष्ठता दिखाई दे रहा था उस समय। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्वाड ग्रुप कहाँ तक जाता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नाम से हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो प्रेसिडेंशियल ईयर है इसके लेखक कौन है, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इन्होंने अपने जब ये प्रेसिडेंट थे तब के कार्यकाल के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, और अगर इनके बारे में थोड़ा सा जानें तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था 1935 में। आज जो ये जगह है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक, और 31 अगस्त को इनका देहांत हो गया था, 31 अगस्त 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्टैग के बारे में। 15 फरवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया। फास्टैग क्या है, देखिए अभी जब आप कोई भी गाड़ी लेकर के टोल पर जाते हैं तो वहाँ पर मैनुअली देना पड़ता था चार्ज, लेकिन फास्टैग क्या होगा, गाड़ी के शीशे पे एक स्कैनर टाइप लगा होगा और वहाँ पर जो कैमरा सेंसर्स लगे होंगे उनके माध्यम से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा और आपकी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो फास्टैग कुछ और नहीं है बल्कि यह राजमार्गों पर वाहनों के द्वारा टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की एक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार में अब खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि दिए जाने की घोषणा की गई है, तो जो अब अर्जुन पुरस्कार है उसमें कितना दिया जाएगा, अब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और ये नाम चेंज कब किया गया था, जब हमारी इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और जो हमारी वुमेंस टीम थी वो चौथे नंबर पे आई थी। ठीक है, वो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी एक तरीके से साहस दिखाया था, वो भी काबिले तारीफ़ रहा है।
ठीक है। तो जब हमारी मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उसके अगले दिन ही ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। अब इसके देखिए नाम पर मत जाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता कि आप इस पर डिबेट करें नाम चेंज करना ठीक है या नहीं है, वो अपना एक अलग मुद्दा होता है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। मेजर ध्यानचंद के बारे में अगर देखें तो इनको विजार्ड बोला जाता है, द विजार्ड मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ये फील्ड हॉकी प्लेयर रहे हैं और 1926 टू 1949 के बीच में इन्होंने भारत में मतलब हॉकी खेला, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। और ये उस टीम के हिस्सा थे ओलंपिक में जिसने गोल्ड जीता था 1928, 1932 और 1936, ठीक है, आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल में। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली में नेशनल स्टेडियम जो था उसका नाम भी बदल करके क्या कर दिया गया, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 2002 में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं के 29 अगस्त का जो दिन होता है उसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इनका जन्म दिन यही है, 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य से भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। तो भारत की जो पहली किसान रेल है आपको पता होगा ये कहाँ से चली थी, देवलाली से महाराष्ट्र के बीच, ठीक है। देवलाली से देवलाली जो है वो महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में। तो देवलाली से दानापुर के बीच में चली थी, तो ये महाराष्ट्र से चली थी और दानापुर बिहार पहुंची। ध्यान रहे अब तक आप नहीं याद रख पाएंगे कि कितनी ट्रेनें चली, आपको फर्स्ट और सेकंड याद रखना है। जो सेकंड है वो अनंतपुर से न्यू दिल्ली के बीच चली। अनंतपुर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और आज का डेटा आपको दूँ तो इसमें आप देख सकते हैं 100 किसान ट्रेनें, तो 100वीं नंबर की जो ट्रेन रही है उसको तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही फ्लैग ऑफ किया, मतलब कि उसको शुरुआत किया, झंडा दिखाया, हरी झंडी दिखाई। और जो चली थी कहाँ से, संगोला जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में, टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी किसने, मोदी जी ने। हो सकता है ये एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये कहाँ से चली थी, संगोला जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल जो 100वीं किसान ट्रेन है। तो अब तक 600 से ज़्यादा किसान ट्रेनें चल चुकी हैं, ठीक है। तो सब तो याद नहीं रखा जा सकता, तो 1, 2 एंड 100 ये आप याद रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। इसी तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो किसान रेल है ये इसको आप जब किसानों की इनकम को डबल करने की बात होती है 2022 तक, और इससे भी संभव हो पाएगा, किसानों की इनकम थोड़ी बढ़ेगी, इससे मार्केट एक्सेस में सफलता थोड़ी मिलेगी किसानों को, मार्केट एक्सेस तक उनकी पहुंच होगी, मार्केट एक्सेस कर सकेंगे और अपनी चीज़ों को दूर दराज के इलाकों में भी अच्छी कीमत पर बेच पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।